की एक दार्शनिक व्याख्या भी थी कि जो घनत्ववादी जो सोच जिसको कहते हैं कि हालांकि घनत्ववाद बाद में घनवाद बाद में बना, लेकिन जो वस्तु का जो घनत्व है, जो उसकी गठनशीलता है, जो उसका दाएं बाएं आगे पीछे का जो उसका क्या कहते हैं उसको, जो भारीपन है, जो एक किसी चीज़ की सुघड़ता है, उस सुघड़ता को भी अपने वो चित्रों में दिखाना चाहते थे। और इसी अब चूंकि आप कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसको आप द्विपटलीय चित्र के ऊपर वैसा तो दिखा नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो द्विपटलीय दिखाने के लिए वो उस ज्योमेट्रिकल फॉर्म को थोड़ा सा लचीलापन भी देते थे। तो जैसे एक बहुत बड़े दार्शनिक या सौंदर्य शास्त्री थे रोजर फ्राई ने इनको जो लचीला आकार इनके चित्रों का जो टाइटल भी दे दिया, ये लचीला आकार का चित्रकार। तो ये जो चित्र बनाते थे उसमें अपने घनत्व को द्विपटल पर, जो चित्र की तल भूमि होती है द्विपटली होती है, तो उस पर अभिव्यक्त करने के लिए उसको थोड़ा सा लचीला आकार भी दे देते थे। प्राय आपने चित्रों में देखा होगा कि जो चित्रण का जो दृष्टिकोण है, अपन चित्र देखते हैं बहुत सारे चित्रकारों के, अगर आपने चित्र देखे होंगे, अलग अलग इज्म के लोग आर्टिस्टों के भी चित्र देखे होंगे, तो चित्र अग्रभूमि से पृष्ठभूमि की तरफ अपन जाते हैं। तो अपना जो मानसिक एक विजन है, दृष्टिकोण है कि अपन अग्रभूमि का चित्र देखकर फिर उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो अग्रभूमि में जो बना हुआ जो चित्र होता है वो सामने की तरफ होता है, बैकग्राउंड पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन हमें दृष्टि यहाँ फोरग्राउंड से बैकग्राउंड की तरफ जाती है। और जहाँ कंपोजिशन बनाते हैं चित्रकार हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, तो अपन उस चीज़ को लेके भी संयोजन बनाते हैं, तो वो भी अपनी दृष्टि को आगे से पीछे की तरफ ले जाती है। लेकिन सेजां के चित्रों की विशेषता अलग थी, ठीक इसके उलट था। उनके जो चित्र थे वो पृष्ठभूमि से यूँ आगे की तरफ आते, उनका जो दृष्टिबोध था वो पृष्ठभूमि पे जैसे टिकता, फिर उनका जो वस्तु का जो चित्रण का तरीका था, मानवाकृतियों का जो चित्रण का तरीका था, वो पृष्ठभूमि की तरफ इस ढंग से बनाते थे कि अपना जो आकर्षण है, जो आकर्षण बिंदु था वो सिमट कर अग्रभूमि में आ जाता है। तो अपनी दृष्टि पृष्ठभूमि से निकल कर आगे अग्रभूमि में आ जाती थी। और वहाँ पर जहाँ आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गया, अगर जैसे आकर्षण का केंद्र जहाँ चित्र में बन जाता, वहाँ वे थोड़े से चटक और तेज रंगों को देकर उसको बहुत ही शानदार ढंग से बनाते। और जहाँ आकारों की बाह्य रेखाओं का सवाल है, जहाँ स्पष्ट दिखाने का बात है, तो वो ये कहते हैं कि लाइन से ज़्यादा रंगों के द्वारा आप आकृति के चित्रण, उसकी रेखा को, आकार को उभार सकते हो, न कि पर लाइन के द्वारा उसके आकारों को उभारो, अपितु रंग के द्वारा उसके आकार को उभारना ज़्यादा श्रेयकर है। और वो मानते थे कि रेखा से रंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ बाह्य रेखा होती थी वस्तु की, वहाँ वो लाइन का प्रयोग न करके और रंगों के द्वारा यो बड़े बड़े स्ट्रोक्स के द्वारा बाहर से अंदर की तरफ ब्रश को चलाते, तो उससे एक गोलाई लिए हुए और एक उसकी जो संरचनात्मक जो सौंदर्य है वो उभर कर आ जाता था। ये इनकी पाल सेजां की एक स्टाइल थी जिसको लेकर ये काम करते थे। और जहाँ रंगों की बात करें तो इनके रंग प्रभाववादी थे, ये मानना पड़ेगा। इन्होंने रंगों के अंदर वही रंगों में वर्ण की विशुद्धता को इन्होंने कायम रखा। ऐसा नहीं है कि रंगों के मिश्रित टोन को लेकर उन्होंने काम ज़्यादा किया हो। उन्होंने रंग की जो विशुद्धता थी उसको भी उन्होंने पूर्णतया ध्यान में रखा। और ब्रश स्ट्रोक्स जहाँ थे, अब ब्रश स्ट्रोक्स जो साइंटिफिक ढंग से जैसे प्रभाववादी लगाते थे वो उस ढंग से नहीं लगाते। अब ये ब्रश स्ट्रोक्स वस्तु के आकार की गठनशीलता को उद्देश्य मानकर, आधार मानकर ये लगाया करते। और
अगर पूर्वे के हिसाब से देखें, जैसे कि वो पूर्व घटनशीलता में तो पूर्व तो यथार्थवादी चित्रकार था, पूर्ण घटनशीलता देता था, लेकिन इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं रखा। वस्तु को उनका सरलीकृत रूप, उसका स्वाभाविक रूप, उसका आकारगत रूप, उसका संरचनागत रूप जो भी था उसको उन्होंने कायम रखा, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति उन्होंने की वो कलात्मक ढंग से की। कलात्मक ढंग से उसको घनत्व को भी उन्होंने उजागर रखा, उसके घनत्व की महत्ता को भी उन्होंने कायम रखा, साथ में एक लचीलापन दे के उसमें एक गतिमान भी पैदा किया, उसमें एक फोर्स भी पैदा किया। ये सबसे बड़ी विशेषता है सेजा की, जहाँ वस्तु की गठनशीलता, संरचना, इन सब को तो उन्होंने महत्व दिया ही, उसके बाद भी उन्होंने उसमें एक कलात्मक अभिव्यक्ति पैदा की। और वो कलात्मक अभिव्यक्ति प्रभाववाद की तरह नहीं थी। प्रभाववाद में तो क्या था, प्रभाववाद के अंदर तो वस्तु है, वस्तु के ऊपर या व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर जो प्रकाश का जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे जो उसकी किरणें परिवर्तित हो रही है, उनको ज़्यादा महत्व देते। अगर उससे वस्तु का रूप विखंडित हो रहा है तो हो प्रभाववादियों की दृष्टि से, लेकिन सेजा ने उनके रूप को कायम रखा। और ऐसा नहीं है कि सेजा के चित्रों के अंदर प्रकाश नहीं था, प्रकाश सेजा के चित्रों में भी था, लेकिन उनका प्रकाश प्रभाववादियों के प्रकाश से भिन्न था। कैसे भिन्न था कि वो प्रकाश को किसी वस्तु पर पड़ने वाली परावर्तित किरणों के रूप में नहीं देखते थे, वो प्रकाश को वस्तु के जो आकार है, उसकी संरचना है, उसको पूर्णतया उसको आकार देती है। किसी वस्तु का आकार कब महसूस होता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है, अंधेरे में नहीं महसूस होता ना। तो उनका सूरज ही अलग था, वो उनका जो प्रकाश था वो वस्तु के पूरे संरचनात्मक स्वरूप को दृष्टि देता था, और उसी के आधार पर वो उसके स्वाभाविक जो स्वरूप थी, उसके संरचनात्मक जो स्वरूप था, उसका गठनशीलता का जो स्वरूप था, उसको वो सरलीकृत रूप में, अगर उसको वैसा का वैसा बनाएंगे तो यथार्थवादी हो जाएगा। तो उसको फॉर्म को सिंप्लीफाइड करके, उसको सरलीकृत करके, और उसमें एक आत्मिक बोध पैदा करते थे, एक लचीलापन पैदा करते थे, उसमें एक भाव स्वरूप उसकी अभिव्यक्ति करते थे। तो पाल सेजा के जो चित्र थे वो प्रभाववादियों की दृष्टि से थोड़े भिन्न थे। प्रभाववादी कलात्मक सौंदर्य उनका प्रमुख उद्देश्य था, और सेजा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था वस्तु की संरचनात्मक गठनशीलता का सरलीकृत स्वरूप को रखना, उसके स्वभावगत स्वरूप को रखना, कायम रखना, साथ में उसके भावात्मक और आत्मिक बोध को लचीले आकारों द्वारा, उसके रंगों के प्रयोग द्वारा, ब्रश के स्ट्रोक्स द्वारा, उसकी घनत्व वस्तु का जो घनात्मक महत्व था उसको उन्होंने अपने चित्रों में अभिव्यक्त करके एक बहुत ही शानदार शैली का उन्होंने अपने विकास किया। हालांकि ये नवीन विचारों को लेकर और नवीन शैली को लेकर चलने वाले चित्रकार थे, तो उस समय का जो परिवेश था, उस परिवेश के अंदर इनको स्वीकार किया जाना संभव था नहीं। तो इन्होंने अपने चित्रों को अनेकों बार राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए भेजा, लेकिन स्वीकृत नहीं हो सकते थे। और स्वीकृत वो भी कैसे, क्योंकि उस वक्त प्रभाववाद का इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कला के जगत में। क्यों, एक इतनी आकर्षण चित्रों में पैदा हो गया था, उस आकर्षण से सारे सम्मोहित थे। और जो नवीन शैली इन्होंने सेजा ने, गोगी ने चलाई, इसमें भावात्मक आकर्षण था, यानी सौंदर्यात्मक आकर्षण के साथ में भावात्मक आकर्षण को अधिक महत्व था। तो जो एक विजुअल प्लेजर था वो प्रभाववादियों में ज़्यादा था। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जो अगर आप देखें, जहाँ संतुष्टि हो, जहाँ आत्मिक भाव को संतुष्टि मिले, वो पाल सेजा, गोगी और वान गो के चित्रों में थी। लेकिन उसके लिए समय था, लोग अभी चमत्कृत थे प्रभाववादियों की कला से, तो चूंकि इनके चित्रों को अस्वीकार भी किया गया। 1874 में इनके एक चित्र को प्रदर्शनी में शामिल किया गया था, जिसकी आलोचना भी हुई।
आलोचना ये हुई कि उसको पिस्तौल का चित्रकार का भाई कि अगर ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज़ को आप धकेल रहे हो तो वो उस दृष्टि से माना। क्यों? वो प्रभाववादियों के बीच एक ऐसा चित्र था जो इन्होंने फोर्सफुली एग्जीबिशन के अंदर उसका प्रदर्शित हुआ, तो उसकी आलोचना भी हुई। तो अब क्योंकि भावुक चित्रकार थे, प्रदर्शनियों में उनके चित्र सेलेक्ट हो नहीं रहे थे, एक आध हुआ भी तो उसकी बहुत आलोचना हुई, तो उससे खिन्न भी हुए। थोड़े खिन्न यूँ हुए कि भावुक थे, तो उनको लगा कि इतना अच्छा उनकी दृष्टि से तो अच्छा ही था कि काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसको स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। तो वो वापस पेरिस से ऑर्नास अपने जगह पर आगे वहाँ रहकर वो काम करने लगे। बाद में उनके चित्रों को जो था वो जो इनके क्या कहते हैं ब्रोकर्स होते हैं, आर्ट ब्रोकर्स होते हैं, उसने उसके चित्र को देखा, तो उन्होंने उसको चित्र को देखा तो बड़ा प्रोत्साहन उनको दिया कि भाई नहीं नहीं तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। चित्रों के जो व्यापारी था और इनके काफ़ी कुछ चित्र खरीदे भी, चित्र भी उन्होंने खरीदे। वो लगभग सभी चित्रकारों के चित्र खरीदते थे, आर्ट ब्रोकर का काम ही होता है। तो अम्ब्राज वोलार ये चित्र वो जो कला संग्रहक था, आर्ट डीलर था, तो उनके चित्रों को खरीदा भी। बाद में 1895 के अंदर इनके जो चित्र थे उन चित्रों की, यानी उन्होंने जीवन काल में जितने चित्र पाल सेजा ने बनाए उन चित्रों की एक प्रदर्शनी रखी गई, एकल प्रदर्शनी की गई। वो प्रदर्शनी आप ये समझिए कि कला के इतिहास में बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि प्रभाववादियों ने उनको इतना स्वीकार नहीं की, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में भी उनको इतना महत्व नहीं मिला, और कला चर्चाओं में और कला समीक्षकों ने भी उस पर कोई ज़्यादा उस वक्त तक लिखा भी नहीं था। लेकिन जब उनकी 1895 में जब उनकी प्रदर्शनी हुई तो उस प्रदर्शनी में उनके जीवन के जितने लगभग चित्र थे, एक बड़ी विशाल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उस प्रदर्शनी को देखकर जो नए नए चित्रकार थे वो इतने प्रभावित हुए उससे, और उनके चित्रों की चर्चा काफ़ी होने लगी। बाद में तो उनके चित्र भी बिकने लगे, तो प्रशंसा भी हुई, आलोचना भी हुई उस प्रदर्शनी की। लेकिन एक नई कला का दृष्टिकोण पैदा हुआ, और वो दृष्टिकोण था कि कला को संरचनात्मक ढंग से, संश्लेषणात्मक ढंग से उसकी सहज स्वरूप को अभिव्यक्त करना, और नए प्रयोग, उन्होंने किसी वाद को जन्म नहीं दिया, उनकी अपनी एक निजी शैली थी और उसके लिए उन्होंने अपना काम किया। जो ये नवीन प्रयोग किया गया, एक नवीन शैली की जो उन्होंने स्थापना की अपने स्वयं के नए प्रयोग के द्वारा, ये नए कलाकारों को बहुत भाई। कलाकार अब अपनी कला को लेकर नए नए प्रयोग करने लगे, और उन नए नए प्रयोगों का ये परिणाम रहा कि कला आधुनिकता के दौर में प्रवेश कर गई। अब कला पुरातन परंपराओं, जहाँ रोमांसवादी या नव शास्त्रीयवादी या यथार्थवादी या प्रभाववादी जो एक पैरामीटर्स थे, मापदंड थे जिसके अनुसार ही चित्रण हुआ करता था, उन मापदंडों को अब दरकिनार कर दिया गया। चित्र के साथ में नवीन प्रयोग करके अपने निज की शैलियाँ, अपनी व्यक्तिगत शैलियों को भी काम में, नए कलाकार काम में लेने लगे। और 20वीं सदी की जो कला है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो 20वीं सदी की कला में अगर सेजान के महत्व को निकाल दें तो उस कला में कुछ है ही नहीं। उस 20वीं सदी कला की जो प्रस्फुटन था वो सेजान की कला से ही हुआ। सेजान इतने प्रतिभा संपन्न कलाकार थे, और न केवल सेजान अपितु पाल गोगी, वान गोग तीनों बहुत प्रतिभा संपन्न कलाकार थे, और उनकी भी बात करेंगे, उनका प्रसंग आएगा जब उनकी बात करेंगे।